नमस्कार, बिग बात के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सनी और आज हम इस शो में बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें अमेरिका ने यहाँ बैठे बैठाए डायरेक्टर बना दिया। ये हिसार में प्रयत्न नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। खुद पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं रहे, ये ऐसा इनका कहना है, लेकिन इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज आम बच्चों के लिए मिसाल बन चुके हैं। हमारे साथ हैं अनिल कसाना जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो हम उसी विषय के बारे में बात करेंगे जो चर्चा का विषय है आज के दिन में। अमेरिका के एक एनजीओ ने आपको यहाँ हिसार में बैठे बैठे एक ऐसा पद दे दिया जिसकी कल्पना शायद एक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी ना कर पाता हो। तो इस विषय के बारे में बताएं, किस तरीके से वो लोग आपके संपर्क में आए और ये जो पद आपको दिया गया है, ये मिलने के बाद में कितनी खुशी आपको है? बिल्कुल सर, देखिए कि पिछले 6 साल से जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए न्यूयॉर्क से मेरे पास एक मेल आती है। एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे, उनके थ्रू आती है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाके आइए। राकेश नाम है उनका। तो उन्होंने बताया तो वो यहाँ पे आए और उनको इतना अच्छा लगा पर्यटन का काम देख करके। और वो अमेरिका में, मैं कहूँ कि उनके पास रहने की सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। और मैंने उनको कहा कि आप हिसार में आ रहे हैं तो मैं आपके लिए होटल बुक कर देता हूँ। पर वो बोले नहीं, मैं होटल में नहीं रुकूंगी, जिन हालातों में जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं मैं वहीं रुकना पसंद करूंगी। एनजीओ में ही वो बोले कि मेरे लिए जो चारपाई है वो ला देना, और वहीं पे ही वो रुके। और हम 2-4 बच्चे और थे, हम भी उनके साथ रहे 2-3 दिन। और फिर 6 महीने बाद मेरे पास फिर मेल आता है कि मैंने मेरी पूरी टीम से बात की है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप लीड करें। और आपसे बेहतर हमें कोई और पर्सन हमें ना अमेरिका में दिखा, और मैंने भी पूरी दुनिया ट्रैवल किया, मेरे को नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इनिशिएटिव को लीड करें। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। और इसके साथ साथ ये है कि एक पद के मैं बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक जिम्मेवारी की बात करूँगा। तो यहाँ पे इस पद पे रहते हुए वो हज़ारों लाखों बच्चों की आवाज़ मैं कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं पहुँचा पाऊँगा। बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। अनिल जी हैं, हिसार में प्रयत्न नाम से एनजीओ चलाते हैं, और इस एनजीओ के अंतर्गत ये ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्हें या तो आर्थिक रूप से वो सहायता नहीं मिल पाई, और ना ही परिवार के पास इतनी चीज़ें थी या परिवार इतना सक्षम था कि उन बच्चों को पढ़ा पाए। वो बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, और झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रह रहे हैं उनको ये पढ़ाते हैं। वो आते नहीं हैं, ये लेके आते हैं उनको पढ़ाने के लिए। और तीसरी एक और कैटेगरी है जो इनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले तो हम इनके बारे में बात करते हैं, ये सिलसिला कैसे और क्यों शुरू किया। अनिल जी, आपने कई सारे एग्ज़ाम क्रैक कर दिए थे, आपकी नौकरी लगभग पक्की हो चुकी थी, बट आपने बैक स्टेप ले लिया और आपने डिसाइड किया कि मुझे इस तरीके से जो नीडी लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है। तो ये स्टेप क्यों लिया आपने? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये जो स्टेप की बात करता हूं तो ये एक दिन में नहीं आया है। अगर मैं कहूं कि मैंने किसी एक बच्चे को देखा जो झुग्गी में रह रहा था और मेरा दिल पिघल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बल्कि मैं ये कहूं कि ये एक मेरी पूरी जो जर्नी रही है, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे संयोग जो बने हैं कि उस पॉइंट पे आकर के मैं कहूँ कि मैं वो डिसीज़न ले पाया। क्योंकि मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूँ कि मैंने खुद बहुत संघर्ष किया है। फाइनेंशियली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हमारी शिक्षा अच्छे स्कूलों में ही हुई है। और किसी भी तरह के आर्थिक, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि तंगी रही है परिवार में। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटा था तब थोड़ा बहुत संघर्ष देखा ज़रूर है हमने, पर उसके बाद में मेरे पिताजी ने कभी किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी नहीं रहने दी। पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि अच्छे परिवारों में भी बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं।
तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बल्कि मेरे को याद है कि मेरी बहन और हम इकट्ठे पढ़े हैं 7वीं क्लास तक, तो वो हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रही है। और आज तक मुझे किसी भी चीज़ में, मतलब मैं प्राइज़ की बात करूँ तो मेरे को कभी प्राइज़ मिला ही नहीं मेरे लाइफ में। एक बार प्राइज़ मिला था, वो भी क्या है कि एक भगत सिंह का एक प्ले था, उसमें सारा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा था। मतलब हमारा एनुअल फंक्शन था, तो भगत सिंह के प्ले में मेरे को लिया गया और मुझे जल्लाद का रोल दिया था, और जल्लाद बनने के बदले में मुझे एक शील्ड मिली थी। तो पूरे स्कूल में तालियां बज रही थी कि देखो इसको भी इनाम मिला है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। खैर रोल कुछ भी हो, एक कला है, पर उसमें खैर कोई कला नहीं दिखाई, मेरे को सिर्फ एक डमी के तौर पर खड़ा किया गया था और मुझे इनाम मिला। और स्कूली जो मेरी यात्रा है कुछ ऐसी रही है कि मैं पढ़ने में बिल्कुल बैक बेंचर, मेरे को ना तो ढंग से इंग्लिश पढ़नी आती थी, ना ढंग से हिंदी पढ़नी आती थी, और हर क्लास में कम, मैं क्लास के बाहर ज़्यादा खड़ा रहा हूँ। बच्चे मेरी कॉपियाँ छीन लेते थे कि मैम ये किसी और की कॉपी लेके चीटिंग कर रहा है। तो बड़ा, मतलब मैं कहूँ कि बहुत संघर्ष हुआ है मेरे लाइफ में। ऐसे करते करते एक वाक्य है मेरे जीवन का, जो मैं कहूँ कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ मैं जब कक्षा 9वीं में था तो स्कूल की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका था कि मैं स्कूल मेरे को रखने के लिए तैयार ही नहीं था। बोला कि इस बच्चे को स्कूल से बाहर निकाला जाए। तो मेरे को टेस्ट में काफ़ी नंबर कम आए। उन्होंने कहा कि घर वालों को बुलाओ। मैं मेरे पिताजी से मतलब बहुत डरता था, पर खैर एक लाइन है आशुतोष राणा जी की कि मेरे पिताजी मेरा आधा डर थे तो मेरा आधा साहस भी मेरे पिताजी थे, और आज भी हैं। तो कक्षा 9वीं में उन्होंने स्कूल से निकाल दिया और घर जाइए परमानेंट, जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक स्कूल में नाम नहीं लिखेंगे। और मैं बताऊं कैसे, मैं डरता इतना था पिताजी से। और मैंने घर में शायद कुछ रुपए रखे थे, पिताजी को किसी को देने होंगे, मेरे को ध्यान नहीं है। तो मैंने 500 रुपये उसमें से चोरी किए, सूटकेस में से, छोटी सी ब्रीफकेस रखते थे घर में। तो वो पैसे निकाल करके मैं बस में बैठा और मैं दिल्ली चला गया। और वहाँ पे भी एक वाक़या मेरे साथ हुआ कि जब बस में मैं बैठा था तो एक छोटा बच्चा था मेरे साथ। तो वो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वो दिल्ली क्या करने जा रहे हो? बोला बड़ा आदमी बनने। क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों बच्चे हैं भारत में जो शायद पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। उनके लिए कोई ऐसा अध्यापक नहीं है कि जो ये बोले कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, फिर भी गले लगाए। तो ये जो मानसिकता है, अंकों की मानसिकता है, पता नहीं हज़ारों बच्चे आज पिस रहे हैं भारत के अंदर। तो मैं दिल्ली चला गया और फिर मैं मैं डर गया था दिल्ली जाके। मैंने फ़ोन किया घर वालों को, तो मेरे को वापसी लाया गया। पर वापसी ला के फिर उसी स्कूल में भेजा गया। तो तब तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी मेरे जीवन में। पूरा का पूरा मेरा जो लाइफ है 360 डिग्री बदल गया था। मैं स्कूल जाता था तो कोई टीचर मेरी ढंग से नमस्ते नहीं लेता था कि ये घर से भागा हुआ है। मतलब मेरे को इस तरीके से देखा जा रहा था कि मैंने जैसे गुनाह किया हो बहुत बड़ा। मैं मानता हूँ कि शायद वो कदम स्कूल के लिए या पेरेंट्स के लिए मेरे लिए गलत था, पर 8वीं 9वीं में मेरी समझ इतनी नहीं थी कि मैं मतलब किसी से बदला लेने की भावना से मैंने ये कदम उठाया था। पर जैसे तैसे करके मेरे वो साल निकले, मतलब मेरे लिए बहुत, मैं वो आज भी मैं मोमेंट्स नहीं भुला पाऊँगा कभी, और आगे भी नहीं भुला पाऊँगा। तो मैंने 10वीं मुश्किल से 55% से की है। फिर वहाँ से मैं आगे गांव में ही रहते थे। मेरा गांव किरडान है, भट्टू के पास, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरियाणा में। तो उसके बाद मेरा फतेहाबाद नाम लिखवाया शहर में। तो साइंस साइड ली। हाँ, विज्ञान में मुझे रुचि बहुत थी। विज्ञान में मुझे रुचि थी चीज़ों को बनाने की, पर कोई बताने वाला नहीं था कि इनके समीकरण बनते कैसे हैं, ये रसायन होते कैसे हैं। सिंपल हमें बोला जाता था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़े क्या, हमें खुद को ही नहीं पता था। तो +2 में मैं फिर से फेल हो गया और मैं फिर से घर से भाग गया। और अब की बार मैं मेरे चाचा जी के पास आ गया हिसार में, और मैं डेयरी में काम करने लगा। और मेरा ये था कि मैं गांव नहीं जाऊंगा वापसी, मेरे को यहीं पढ़ना है या डेयरी में काम करूंगा। और भैंसों के साथ काम करते हुए मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जब सुबह उठ के चाचा जी के साथ ही उठता था मैं,
मतलब ज़्यादा दिन काम नहीं किया मैंने, पर थोड़े टाइम चाचा जी के साथ किया। उनको नहलाना, गोबर हटाना, उनको एक जगह से दूसरी जगह बांधना, उनको चारा डालना, दूध निकालना नहीं आता मेरे को, तो मैं यही काम करता था। तो अच्छी बात ये थी कि उन भैंसों से मुझे शिकायत नहीं थी कि भी तू पढ़ने में अच्छा है, कमज़ोर है, तू कैसा है, दिखने में अच्छा है या बुरा है। मैं खुश था उनके साथ, मैं इंसानों से ज़्यादा खुश उनके साथ था। तो ये जर्नी रही है मेरी, मैं कहूँ कि ख़ास करके मेरे बचपन से लेके अब तक की। बचपन में और भी अच्छे दोस्त थे मेरे, और मेरा दोस्त है अभी, वो अपनी कंपनी भी रन कर रहा है। तो ये था सर। तो ये तो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, खासकर जो आपकी शिक्षा की जो यात्रा रही उसके बारे में। तो ये जो स्टेप आपने लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे इस तरीके से जो गरीब लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं या फिर झुग्गी झोंपड़ी में जो रह रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना है, ये स्टेप आपने क्यों लिया बजाय कि आप नौकरी करें? जी, तो मैं एक और मैं कहना चाहूँगा कि जो गरीब शब्द हम यूज़ करते हैं, कि मैं तो सभी दर्शकों को भी कहूँगा कि उसके बजाय हम यूज़ करें ज़रूरतमंद, क्योंकि वो लोग जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। हाँ, संसाधनों की कमी ज़रूर है उनके पास वो चीज़ें अचीव करने के लिए। तो जैसे कि मैं बीटेक के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में भी मैं अच्छा नहीं था, पर इंजीनियरिंग करते करते सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी बन गई थी। तो मैं दिल्ली था, दिल्ली भी मेरे साथ वाक़या हुआ था कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाया था बीटेक का, पर बाद में क्लियर हो गया था वो। पर फिर मेरे टेस्ट निकले, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कहीं जाके मैंने ड्यूटी की है, नहीं, मेरे टेस्ट निकले जिसमें मेरा एसएससी जीडी के लिए था, मेरे को एनआईए मिल जाती है आराम से। उसके बाद मतलब मैं हिसार आया वापसी, तो मैंने इन बच्चों को देखा, वो बच्चे जो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, मतलब स्कूल जा रहे हैं उन बच्चों को तो पढ़ा देगा कोई, पर उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया है, जैसे कि मेरे जैसे बच्चे थे, उनको गले लगाएगा कौन? तो मैंने निर्णय लिया कि इन बच्चों के लिए काम करना है। पैरेलली मैं टेस्ट भी दे रहा था, पर मेरा उसकी तरफ इंक्लिनेशन कम था, मैंने मेरी तैयारी पे बिल्कुल कम ध्यान कर दिया था। फिर मेरे एक टेस्ट निकला था असिस्टेंट लोको पायलट का, और उसका लास्ट में साइकोलॉजी का टेस्ट था, बिल्कुल आसान था। मैं वो धक्के से मैं उसमें फ़ेल होके आया, ताकि कहीं मेरे को ज्वाइनिंग ना करनी पड़ जाए। तो मेरा एक और था, HAU कलरक में भी था, HAU कलरक का भी एग्ज़ाम मैंने दिया, तो उसमें मेरा हुआ, और उसमें मैंने कम एफ़र्ट लगाया। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत भरपूर कोशिश की, मैंने कम एफ़र्ट लगाया, सिर्फ मैंने 7 दिन पढ़ाई की थी, मैंने कट ऑफ वगैरह क्लियर कर ली थी। फिर उसमें भी मैंने मतलब ये था कि ज्वाइन हो जाता, कुछ मतलब उसमें भी मतलब कुछ मेरी तरफ से ही दिक्कतें हो रही थी, तो मैंने वो नहीं किया। तो मैं सब छोड़ के मैंने मेरा पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया, इस मिशन को, कि मैं चाहता हूँ कि इस धरती को छोड़ने से पहले यहाँ पे क्रांति हो। तो ये जो स्टेप आपने उठाया कि नौकरी नहीं करनी मुझे, बेशक आप काबिल इतने हैं कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं वो क्रैक कर दिए थे, आपने ये स्टेप उठाया, तो क्या कभी रिग्रेट हुआ लाइफ में कि मैं तो गलत ही ट्रैक पे आ गया, काश मैं ठीक ठाक था पढ़ने, मतलब जो एग्जाम्स क्रैक करने था पढ़ने में? हाँ, रिग्रेट की बात कहूँ तो अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो सच में मैं रिग्रेट में होता, ऐसा लिटरली। पर मैं आज सच में बिल्कुल भी रिग्रेट में नहीं हूँ। इवन मैं मेरे मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं डेली 15 घंटे काम करता हूँ, और काम करने का पागलपन इस हद तक है कि मुझे कोई छुट्टी चाहिए नहीं, और आज तक मैंने कभी छुट्टी ली भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं नौकरी कर रहा होता शायद मैं रिग्रेट में होता, मैं एक छोटी सी अमाउंट कमा रहा होता और घर पे शायद पैसे दे रहा होता, और शायद मेरे पास गाड़ी होती, या फिर कोई अच्छा व्हीकल होता, या फिर अच्छी जगह कोई मकान होता, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर आज जो मैंने कमाया है ना, मैं मानता हूँ कि मैंने बच्चों का प्यार और इतने सारे लोग कमाए हैं, और इतने बेहतरीन लोग हैं कि सच में मैं कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल शख्स मैं मानता हूँ कि वो 50 साल या 60 साल ज़िंदगी जी के जाता है, मैं मानता हूँ कि मैं 500 साल जी के जा रहा हूँ, इतना अनुभव मैं इकट्ठा करके जा रहा हूँ। आपने कहा कि हम
लोगों के लिए ना गरीब शब्द प्रयोग ना करें, उनकी जगह ज़रूरतमंद हम यूज़ करें। तो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनके बच्चे जो आपके पास पढ़ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है? किस किस तरीके के बच्चे आपके पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप लेके आ रहे हैं? मतलब एक दो तो जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो बच्चे हैं, या फिर ज़रूरतमंद जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके बच्चे हैं, और भी हैं? बिल्कुल, अगर मैं वहाँ के हालात की बात कहूँ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास कि किसी के माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं हैं, और एक बच्ची तो ऐसी है कि उसकी दादी जी के पास रहती है। दादी जी सुबह कबाड़ चुगने चली जाती है, झुग्गियाँ हैं चारों तरफ देखेंगे, और पर वहाँ पे खुशियाँ बहुत ढेर सारी है। कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं है मेरी दुनिया में, और मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों के साथ। तो वहाँ पे मतलब वो लोग इतना इकट्ठा नहीं कर रहे कि जितना एक अमीर आदमी कर रहा है, कि बहुत कुछ है उसके पास, संभाल नहीं कबाड़ ही कबाड़ है, और या फिर गलियों में मांग के बेचारे गुजारा करते हैं। और मैं उन लोगों को मानता हूँ सबसे स्वाभिमानी लोग हैं वो, कि वो ठीक है कि वो मतलब मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो मांग रहे हैं, कबाड़ चुग रहे हैं। तो ये एक पूरी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के पास ही मतलब हमने एनजीओ एस्टैब्लिश किया है। तो ये सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। इसमें कुछ और भी बच्चे हैं कि जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पर उन्होंने जैसे तैसे मैनेज करके कोई किराए का छोटा मोटा कमरा ले लिया है। तो लगभग सारे वही बच्चे हैं जो मतलब वंचित है। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं क्या है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक आम बच्चे को मिलती है, उन बच्चों तक नहीं मिल पाती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो। तो आप जैसे झुग्गियों में जो बच्चे रह रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, एक काफ़ी लंबा टाइम हो गया जो वहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो भी मेरे ख्याल से 2-3 साल से आ रहे होंगे, या उससे भी ज़्यादा से आ रहे होंगे। तो अब उन झुग्गियों का माहौल कैसा है बच्चों को पढ़ाने को लेके? उनके पेरेंट्स का कैसे बदलाव है उनकी सोच में कि इस तरीके से शिक्षा से ही हम ऊपर उठ सकते हैं? क्या ऐसा सोच रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल, पहले तो क्या था कि इवन मैं झुग्गियों में जाता था तो कुछ पुलिस केस भी हुए थे मेरे ऊपर। किस वजह से? यही थे कि वहाँ के कुछ लोग थे, कि मैं उनको बुरे लोग नहीं कहूँगा, पर ये है कि वो बेचारे डर रहे थे कि कहीं हमारा कुछ गलत ना कर रहे हैं अनिल, कि हमारे बच्चों को कोई गलत दिशा ना दे दे, क्योंकि उनको कोई आया ही नहीं था ना कोई गले लगाने। अब आपको कोई एकदम कोई गले लगाएगा तो आप भी तो सोचोगे ना, हैं? तो उनको किसी ने गले लगाया ही नहीं था, ऐसे किसी ने प्यार से किसी ने पूछा ही नहीं था कि उनके झुग्गी है उनको सब साइड में रख दे, उनके जो बेचारों के मिट्टी में सने कपड़े उन सबको भूल के उनको गले लगाए, ऐसा कोई था ही नहीं ना। तो स्टार्टिंग में हाँ दिक्कतें आई मुझे, पर धीरे धीरे उनके साथ वक्त बिताया, उनके परिवारों में मैं बैठा, कोई समस्या होती थी उनकी फैमिलीज़ में मैं बैठा, उनके साथ खाना खाया। कई बार ये होता था कि किसी बच्चे की माँ बीमार है या माँ चली गई है, कबाड़ चुगने चली गई है, वो बच्चा घर पे अकेला है, तो मैं खुद नहला करके अपने आप ही मैं नहला करके उसको तैयार करके मैं स्कूल ले आता हूँ। मैं छोड़ने जाता हूँ उनको तैयार कर करके, क्योंकि वो मेरे अपने हैं ना। और मैं ये कहता हूँ कि उनको कभी भी उनको संबोधन करें तो ये बोले कि सर आपके बच्चे, तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होगी। तो आप खुद वहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को लेके आते हैं, अब तो ज़रूरत नहीं होगी, अब तो खुद ही आते हैं, वो नहा धो के स्कूल पहुँच आपके एनजीओ पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल, अभी तो ऐसा हुआ है कि आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास जगह कम पड़ गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 300 बच्चे वेटिंग लिस्ट में, हमारे पास 150 बच्चों की ही जगह है। पर चीज़ें बदलेंगी, अभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, थोड़ा संघर्ष अभी भी है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। तो अभी भी हम 9-10 लाख रुपए कर्ज में ही हैं, पर हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत बेहतरीन है, उसकी चर्चाएं शहर भर में तो हो रही हैं, लेकिन जो लोग बाहर से दूसरे देश से आपके पास यहाँ पे आके विज़िट करके जाते हैं वो भी उस तरीके का जिक्र करते हैं कि पढ़ाई हो तो ऐसी हो। जो आम बच्चे हैं, जो मैं ये नहीं कह सकता किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं, उनसे
बहुत बहुत आगे की आपकी सोच है, जो आपका तरीका है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। मैं अगर बात करता हूँ, अभी NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अब आई है 2020 में, इसको लॉन्च किया गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने 2018 के अंदर जो चीज़ें NEP में आई है, 2018 में हम प्लान कर चुके थे सारी चीज़ें। तो सरकार से भी मैं मानता हूँ कि हम कम से कम 10 साल आगे के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे कि सरकार की बात करता हूँ, तो वहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने जर्मन लैंग्वेज है या फॉरेन लैंग्वेज को मैंडेटरी किया है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे बिना किसी अध्यापक के बच्चे इस साल जर्मनी जा रहे हैं, जर्मन सीख करके। 10वीं क्लास की गुड़िया को B1 लेवल की जर्मन आती है। आप कभी NGO में आए तो उसका आप उससे जर्मन में परिचय लेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा है। सीखा कहाँ से उन्होंने जर्मन? खुद इंटरनेट। क्योंकि आज के समय जो सबसे बड़ी जो समस्या जो बना हुआ है हमारे देश के लिए, वो है इंटरनेट। यूथ के लिए खास, यूथ के हर किसी के लिए। एक्सेसिवली यूज कर रहे हो? नहीं, एक्सेसिवली यूज करे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि वो लोग वो 30 सेकंड की रील देख रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के सामने यही आ रही है कि इंटरनेट है तो सभी के पास, पर इंटरनेट से सीख कितने लोग रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि समस्या कहाँ तक आ रही है, डिप्रेशन, चाहे फैमिली रिलेशनशिप्स को लेकर के, और भी बहुत सारी। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी जो संस्कृति है, हम आपस में एक दूसरे के सहयोग से मतलब चलने वाली वो है संस्कृति है हम। पर ये जो है, जो हाइपर एक्टिविज्म आ रहा है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, आत्ममुग्धता कि मैं ही हूँ, फॉलोअर्स, लाइक्स, इसके पीछे पड़ी है। तो हमने 2018 पे ही इस पे काम कर दिया था। एक आम बच्चे से ज़्यादा इंटरनेट हमारे NGO का बच्चा चलाता है सर। नॉर्मली एक आम बच्चा घर पे आप 2-3 घंटे वो फ़ोन चलाते होंगे, हमारे वहाँ पे एक बच्चा 5 घंटे इंटरनेट चलाता है। लेकिन दिशा अलग है, दिशा अलग है। और इसी चीज़ से इंस्पायर हो करके 2018 में मेरे पास मेल आता है लंदन से। तो मैंने पहले उनके बारे में पढ़ा था। मैंने एक आर्टिकल में, हम कहीं शायद एक ब्लॉग पे, मेरे को ध्यान नहीं है, चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मेरा मेल मांगा। और तो 2018 में मेल मांगा था, सॉरी, और 2019 में आते आते मेरे पास मेल आया कि अनिल कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ और मैं आपके काम को देखना चाहता हूँ, या आप अपने विज़न या मिशन को थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने लिख दिया कि ये मेरे विज़न है और ये हम इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। और मैंने उस आदमी के बारे में जब गूगल किया, तो आप भी करके देखना, जॉर्ज मैगन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वो व्यक्ति दुनिया पे इस पूरी दुनिया में सबसे लंबा पैदल चलने वाला महान व्यक्ति। एंड उसने मेरे को ऑफर भी किया कि अनिल, इफ़ यू वांट टू वर्क इन लंदन, आप लंदन में काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं सच बताऊं, मैं डर गया था। भाई लंदन तो कहीं घर वालों को पता लग जाए, वो एनजीओ तो बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ छुप के, कब लंदन उड़ जाएगा तुम्हें कि टिक जाइए यहीं पे। तो मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, मैंने कहा कि आप यहीं आ जाइए। तो मेरा फ्रेंड है रवि टाक, उसने ड्यूरिंग कॉलेजेस में को मेरी जान बचाई है। जब मैं डिप्रेशन में जाता तो मेरे को संभालने वाला वही था। और तो आज भी मतलब मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है वो। तो 2019 में लंदन का वो महान व्यक्ति भारत आता है, और भारत में उस क्षेत्र में, मिलगेट क्षेत्र, जिस क्षेत्र को ये माना जाता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा चोर, दिहाड़ी मजदूरी, यानी कि उस क्षेत्र को बदनाम कर दिया गया, उस क्षेत्र के अंदर वो व्यक्ति 1 महीने रह के जाता है। और पूरे शहर को तब तक पता नहीं था, क्योंकि मुझे मीडिया की बात करूँ या अखबारों की बात करूँ तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये न्यूज़ भी देनी होती है क्या। तो रह के जाता है यहाँ पे। एंड वो फिर क्या है कि उनके जितने भी कनेक्शंस थे उन्होंने सब जगह बताया कि इंडिया आइए। फिर तो मैं कहूँ कि फॉरेनर्स की लाइन लग गई। हाँ बिल्कुल। तो आपके एनजीओ में ना एक ख़ास दिन भी रखा गया है कि जिस दिन लोग आपके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, आपके एनजीओ के बारे में जानना चाहें जान सकते हैं, या फिर बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहें बिता सकते हैं। तो इस दिन, ख़ास दिन के बारे में बताएं। बिल्कुल, ख़ास दिन एक तो विजिटर डे है, और एक हर महीने हम लगभग कर लेते हैं, सहभोज करते हैं। तो ये दोनों ही ख़ास दिन हैं। विजिटर डे तो हर संडे को ही होता है, और जो ख़ास दिन की बात कर रहे हैं कि वो सहभोज। सहभोज में क्या होता है कि जैसे कि जो संस्था में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
वो अपने घरों से खाना टिफ़िन लेके आते हैं। नॉर्मली उनको कहा जाता है कि नॉर्मल जो खाना बनता है, क्योंकि कोई बच्चे बेचारे सूखी सब्जी होती है, कई बच्चों के पास बासी रोटी होती है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक IAS अधिकारी हो, चाहे वो मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा के फेमस टीचर हो, GK प्रदीप सर बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो बल्कि GK प्रदीप मतलब ऑनेस्टली मैं बताऊँ, एक ट्रू मायने में एक बहुत नाइस पर्सन है। और वो अपना जन्मदिन हर बार अपना जन्मदिन ज़रूरतमंद बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। और सहभोज में GK प्रदीप सर हैं, जैसे IAS अशोक गर्ग सर हैं, और भी कई हैं, जैसे डॉक्टर देवेंद्र सिंह दहिया जी हैं। तो ये लोग अपने घर से टिफ़िन लेके आते हैं और इनको भी हम बोलते हैं आप अपना नॉर्मल खाना लेके आइए। ये अपना टिफ़िन बच्चों को देते हैं आकर के, और बच्चों का टिफ़िन इनको मिलता है। एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, और बड़े ये चाव से खाते हैं। उससे क्या क्या चीज़ निकल के सामने आती है जिस तरीके से खाना एक्सचेंज होता है? तो एक्सचेंज होता है तो लोग, बच्चों में क्या भावना बच्चों में है, बड़ों में है, उनमें ये भावना होती है कि हम जैसे ही तो हैं ये। हम बहुत अमीरों को मतलब ये समझ लेते हैं कि यार अमीर है, क्या बताए बुरा आदमी होगा, ये टेंडेंसीज भी रहती है। पर ज़रूरी नहीं है। देखो, संसाधन कमाना हर किसी का हक है, ठीक है, हर किसी का राइट है। मेहनत करो, आप आगे निकलो। और अमीरों में भी मतलब कई बार ये टेंडेंसी होती है, गरीब है शायद ये बुरा आदमी हो सकता है, पर सबकी बात नहीं करता। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस करता है, इक्वालिटी की बात करता है कि हम सब बराबर हैं, वी गॉट ए लाइफ, हम सब के अंदर जो जीवन है। और मेरा मानना ये है कि मेरे लिए एक IAS का जीवन हो, चाहे एक रिक्शा वाले का जीवन हो, मेरे लिए दोनों ही जीवन अहम है। इसलिए पर्यटन में सत्कार एक रिक्शा वाला आता है उसका भी होगा, और एक IAS होता है उसका भी होगा। जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, खासकर जो आपके इलाके में झुग्गियाँ हैं, उन झुग्गियों में जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अब वहाँ लोगों की मानसिकता कैसी है और वो शिक्षा को किस नज़रिए से अब देखते हैं और अपने बच्चों में क्या बदलाव देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अनिल भैया एक बहुत अच्छे मतलब कि वो हैं, वो ये नहीं देखते कि वो कैसे वो हैं, हर किसी की मदद करते हैं। यहाँ पे मतलब कि विजुअलाइजेशन करके करवाया जाता है, और यहाँ पे जो सीनियर बच्चे होते हैं वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं विजुअलाइजेशन के तरीके से। मेरा नाम प्रीति है और मैंने अभी 12th पास किया है। मेरी 12th में काफ़ी बार 2 बार री आ चुकी थी, और अनिल भैया ने उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिसके कारण मैंने नॉन मेडिकल से 12th क्लियर कर लिया, और अब मैं जर्मन की कोचिंग में जाती हूँ। पापा की तो डेथ हो गई थी, फिर इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो भाई जाता था, इधर आता था एनजीओ में, स्कूल से भी हटा दिया था भाई को, तो एनजीओ आता था। फिर भैया ने भाई को बोला कि तेरी बहन को बुलाया, तो मैं भी फिर इस एनजीओ में आई, तो मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ती हूँ एनजीओ में। बहुत सही पढ़ाते हैं, अगर समझ ना आए तो उसे करके भी दिखाते हैं प्रैक्टिकली। भैया थैंक यू, हमें फाइनेंशियली भी और गर्ल्स के लिए इतना सोचने के लिए। हमारे रिश्तेदार भी अगर हम इतना सपोर्ट नहीं करते जितना भैया हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। कान्हा को बहुत पहले से बहुत नॉलेज हो गई है। कान्हा सोता है ना, सो के उठता है। हमारे जात में कदे गुड मॉर्निंग नहीं होती थी, अब भैया ने ऐसी शिक्षा दी है, गुड मॉर्निंग करता है कान्हा, प्रणाम करता है, उठते सवेरे सवेरे माँ बापों को प्रणाम करता है। 100 में से 80% बदलाव हुआ जी। पहले कबाड़ चुगा करते, लेकिन अब कबाड़ नहीं चुगते। अब आपके जाते हैं एनजीओ के अंदर, सुबह अनिल भैया जी आ जाएंगे, वो लेके जाएंगे, हम पहले ही जाते हैं। अब वो उनको लगन होगी है भाई, पहले ही जाना है हमको एनजीओ के अंदर। सर पहले हम कबाड़ ऐसे ही जाते ना, कबाड़ में नहा धो के भी नहीं जाते थे, तो भैया ये थोड़ी नॉलेज ही देते गए हमें, ठीक है। काफ़ी एक आध बार तो हमें खुद को लेके गए भैया, बड़े बड़े उसमें जो बड़े बड़े आदमियों के साथ बैठने को लेके गए थे हमें, उस चीज़ का हम भी अभी याद है सर। हम सोच भी नहीं सकते थे वही हम इतने बड़े आदमियों के साथ डिनर करेंगे या नाश्ता करेंगे। तो ये सोच है, जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं उनके माता पिता की सोच तो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे वो इस खाई को पाट सकते हैं, जिसे अमीर गरीब की खाई कहा जाता है। वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेके आए हैं। बिल्कुल, देखिए कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जो चीज़ें ये बता रही है, ये वो पीढ़ी है जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं।
इनकी पूरी जीवन मैं कहूँ कि लगभग ये 70% अपना जीवन जी चुके हैं। एक झुग्गी के अंदर ही इनका जीवन बीता है। और ये लोग अगर ये बात बोल रहे हैं तो शायद मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही है। तो मतलब बदलाव नहीं, वहाँ पे क्रांति हो रही है। एक क्रांति और भी की है आपने, वो क्रांति है पैड बैंक। मैं जब आपके यहाँ विज़िट करने पहुँचा था आपके एनजीओ में, तो मैंने पैड बैंक देखा था। इसके बारे में बताएं, इसके पीछे सोच क्या है, और ये जब आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया तो उसके बाद में वहाँ आसपास का जो एरिया है, क्या उन महिलाओं में भी ऐसी सोच विकसित हुई है कि इस चीज़ के बारे में हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में खुले तौर पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इस पे मैं कहूँ कि हर जगह चर्चा होनी भी चाहिए। पैड बैंक जो आप पैड बैंक की बात करते हैं, खास करके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हर एक महिला है, जितनी भी, चाहे वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे घर में मेरी पत्नी है, जितनी भी जो महिलाएं हैं वो सब इस प्रोसेस से गुजरी है कि हर जो एक टाइम पीरियड है उसके बाद वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है जिसमें ब्लीडिंग होती है। और कई जो महिलाएं हैं उनको पेन भी होता है, कुछ बीमार भी हो जाती है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है कि ठीक है हो जाती है, पर सोच के देखिए जो इस चीज़ को अनुभव करता है उसमें कितना बुरा बीतता होगा। तो ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ कि मेरे स्कूल टाइम में मेरे को थोड़ा बहुत याद है। मेरा एक फ्रेंड था स्कूल टाइम में, उसकी बहन भी उसी क्लास में थी। जब उस बहन को जब पीरियड्स आए थे तो कुछ एक दो और लड़के थे, वो शरारती से लड़के जो होते हैं, बैक बेंचर जिनको बोलते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा सारे बैक बेंचर बुरे होते हैं, मैं भी बैक बेंचर रहा हूँ बट वो ज़्यादा थोड़े शरारती थे। तो वो उस बहन का मजाक उड़ा रहे थे और वो चुपचाप था। वो लड़का क्या बोले इस मुद्दे पे, ना टीचर को जाके बोल सकता है, वो लड़की टीचर को नहीं बोल सकती, वो लड़की अपने भाई को नहीं बोल सकती है। तो उस लड़की को भी वो सुन रहा है कि वो मजाक उड़ा रहा है। तो वो जो एक टब्बू है, जो धब्बा है, वो मतलब मेरे दिमाग में वो छप गया था। मेरे को मौका मिलेगा ना, जब मैं कभी चाहे छोटे लेवल पे पॉलिसी बनाऊं, मैं चीज़ों को बदलूं। और हमने बदला। हमने लड़कों की सबसे पहले क्लास मैंडेटरी की। लड़कों को हमने पहले तो पैड्स, जब लड़कों को हमने पढ़ाया तो कुछ लड़कियों ने घर जाके बताया कि हमारी ऐसी ऐसी क्लास शुरू हो गई है। पेरेंट्स आए कि ये गंदी चीज़ क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को। मैं बोला कोई बात नहीं, आप भी ये आपके लिए है। फिर हम सिंह नर्सिंग एकेडमी के संचालक है बलवंत सर हैं, तो वो बतौर नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो आए और बच्चों को क्या है कि वोमेन हाइजीन पे क्लासेस दी उन्होंने। और पैड बैंक में मैं कहूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान कहूँगा मैं। और धीरे धीरे लड़कों की भी क्लासेस लगी। लड़कों के साथ मैंने भी बात की, मैंने अपनी मेंटालिटी बताई कि सच में यार मैं भी ऐसे सोचता था, पर जब चीज़ें मेरे समझ में आई तो सच में चीज़ें बदल चुकी है और हमें क्रांति करनी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज एनजीओ में जो लड़के हैं वो अपने जन्मदिन पे पैड डोनेट करते हैं, वो पैड लेके आते हैं। बल्कि लड़कों को हमने पैड दे दी। वो पहले देख लो ध्यान से, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसा कोई हथियार नहीं है जो जान ले लेगा। तो चीज़ें बदली वहाँ पे। और आज पर्यटन में 300 महिलाएं फ्री पैड, जो हमारा जो पैड बैंक है उससे पैड ले रहे हैं। बल्कि मेंबर्स भी हमारे क्या है पूछते हैं कि सर पैड की जरूरत है क्या। मतलब सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग और पूरे शहर में मैं कहूँगा महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं वहाँ पे क्या है कि मतलब हमारे वहाँ पे सीमा है, तो सीमा वुमेन हाइजीन पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो सीमा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो कुछ महिलाएं ऐसी थी भी वहाँ पे, पहले बताते हैं कि कपड़े का पैकेट बना करके उसमें मिट्टी डाल के उसको एज एन पैड यूज़ किया जाता था। एंड मतलब वो मिट्टी कितनी अनहाइजीनिक होगी। तो इतनी सारी समस्याएं थी। फिर सेशन से लगे, बहुत सारी लड़कियों को जो दिक्कत थी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड वो भी शॉर्ट आउट हुई। और उसके बारे में भी जिक्र करना उन्होंने सही समझा कि ये चीज़ें, ये बातें डिस्कस करके और इनके ऊपर ये जो दिक्कतें होती हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं 3-4 ऐसी स्टोरीज़ के बारे में, बच्चों की स्टोरीज़ जो आप डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें कैमरे के सामने, जिनसे आपको लगता है कि ये स्टोरी बताने से कुछ लोग प्रेरित हो सकते हैं और इस तरीके की स्टोरीज से कहीं ना कहीं लोगों में सकारात्मकता भी आ सकती है। बिल्कुल। एक कहानी स्टोरी, मतलब क्या कहूँ उसको, कहानी कहूँ या आप बीती कहूँ, मतलब
उस कहानी को बताने के लिए मेरे को बहुत सारी हिम्मत जुटानी पड़ती है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लगभग ये बात है 2018 की, जब पर्यटन की शुरुआत की थी। तब हमारे इतने कनेक्शन भी नहीं थे और इतना फंड भी नहीं था हमारे पास। तो एक गुड़िया आती थी मेरे पास, कक्षा 12वीं में थी। उसकी मदर को प्रेगनेंसी कंसीव हुई और उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, एक लड़की को जन्म दिया। पर उनके पिताजी चाहते थे कि उनको लड़का हो, पर लड़का नहीं हुआ। और कहीं जब मैंने पूछा, मैं शाम को उनके घर गया था, तो बताया कि इनके जो बच्चे लड़की को जन्म देके वो माँ गुजर गई है हार्ट अटैक की वजह से। कोई ना कोई मेंटल डिप्रेशन आया, और हो सकता है कि मतलब वही डिप्रेशन रहा होगा कि उनको लड़की हुई है और शायद वो समाज को फेस नहीं कर पाएगी, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कारण रहा है। उससे पहले भी मैं उनसे 1-2 बार मिला था, तो वो बोल रही थी कि लड़का नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। मतलब हमने आज भी सोसाइटी में बड़ा प्रिवलेंट है कि एक औरत को सिर्फ इतना ही मानते हैं कि हमारे लिए बच्चे पैदा करके दे और हमारे लिए काम करे, इतना ही मानते हैं। पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करें, बहुत दूर की बात है। तो उस गुड़िया को जब घर लेके आए, उनकी माँ का अंतिम संस्कार करवा दिया। शाम को गया तो अंतिम संस्कार हो चुका था, सुबह एक्सपायर हुई थी। तो छोटी गुड़िया को मैंने देखा, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, वह सांस ले रही थी, रो भी नहीं रही थी। मैंने आंगनवाड़ी वर्कर को बुलाया कि मैं एक बार चेक करो, तो उसने तुरंत कहा कि इसको लेके जाओ हॉस्पिटल। तो मैंने उनके फैमिली वालों से बात की, 1-2 लोग थे घर पे। वो लगे जी ठीक है, हरियाणवी में बोला कि माटी हो जाए तो ठीक है, इसने कौन पाड़ेगा। मेरे को इतना हिट किया, मैं बोला मैं पाड़ूंगा। मैं अगर ये बच गई, मैंने तुरंत वहीं पे ही, वो बैठे हुए थे लोग, मैं बोला अगर ये बच गई तो मेरी है, तुमने तो मिट्टी समझ लिया है इसको। मैं तुरंत, मेरे पास 200-250 रुपये थे। एक फ्रेंड है मेरा सोनू, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो सोनू ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में इसको सिविल हॉस्पिटल लेके गया। सिविल हॉस्पिटल मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं था और वो गुड़िया थी। और डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, जो नीकू वार्ड है, जो नियो बच्चों का जो ICU होता है उसमें। तो मेरे लिए फिर वहाँ से एक सरप्राइजिंग बात लगी कि वहाँ पे बच्चों का वेंटिलेटर नहीं है। ये इतना बड़ा शहर, और इतने बड़े शहर में बच्चों का वेंटिलेटर नहीं है सिविल हॉस्पिटल में। मतलब क्या है कि यूथ क्या है कि मेरे को उस वक्त ये यूथ पे गुस्सा आया। 2018 की बात कर रहा हूँ। यूथ आज भी शायद नहीं होगा, शायद मेरे हिसाब से। मेरे को गुस्सा इस बात का है कि एक यूथ जहाँ पे इतना पागल हुआ पड़ा है मिलियंस ऑफ व्यूज़ के लिए, और वहाँ पे पता नहीं कितने ऐसे हज़ारों बच्चों की जानें निकल रही है कि कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पूरी रात ICU के बाहर सोया था। मैंने चप्पल निकाले, चप्पल का मैंने तकिया लगाया, मैं सो गया। सुबह डॉक्टर ने बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, मैनुअल हम पंपिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। बट उन्होंने सपोर्ट किया। तो बोले आप है ना किसी अच्छा हॉस्पिटल में ले। मैं जिंदल हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे हमें कुछ फीस जमा करवानी थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। एंड दैट डे तो मेरा एक रिलेटिव है, वो वहीं पे ही काम करते हैं। मैं सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहा था पहली बार मेरी लाइफ में। कोई बोला भाई दिक्कत क्या है तेरे को, वो मेरी बेटी एडमिट है। एंड वो मेरी तरफ, मुंह की तरफ देख रहे थे। मैं मतलब ये थे, चप्पल पहन रखी थी, मैंने एक पजामा डाल रखा था, और वो भी मैला हो चुका था। पूरी रात फर्श पे सो रहे थे। और मतलब मेरे लिए बहुत बुरा मोमेंट था वो मेरी लाइफ का। एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बताने के लिए। रोहन सर हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आज भी मेरे गुरु हैं, मैं उनको हमेशा रिगार्ड करता हूँ। उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एंड फाइनली कनेक्शन नहीं थे हमारे पास इतने, हमने जैसे तैसे करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, उसका इलाज चलवाया। 3 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि इसको किसी ने चाय पिला रखी है, कि शायद इसको किसी ने चाय पिला दी, ऑर्गन अंदर से डैमेज है। ये बच्चा पैदा होते ही इसको रुलाया नहीं गया, रोया नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इसके ब्रेन्स की बहुत सारी नर्व्स है वो डैमेज हो चुकी है, और इसका सर्वाइवल रेट 0% है। मैं फिर भी अड़ा हुआ था वहाँ पे, नहीं मैं जिंदा करके लेके जाऊँगा। एंड फिर सारे डॉक्टर्स, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, जिंदल हॉस्पिटल से भी मतलब डॉक्टर्स हैं नवनीत भटनागर, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। तो फिर मतलब उन्होंने वो लड़की 3 दिन बाद मेरी गोद में ही रख दी कि सर ये नहीं बच सकती। फिर उनके पेरेंट्स आए वहाँ पे, बल्कि फ़ोन कर दिया था कि आप भी आ जाइए। तो फिर फ़ोन कर दिया, वो वहाँ पे आए और वो लोग मुस्कुरा के बोले कि अमनत क्या था, बच्चा ही को नहीं आ।
होगी ना मट्टी, पैसे लगा दिए। एंड फ्रॉम दैट डे मैंने सोच लिया कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मुझे मेरी इंडिविजुअल सक्सेस नहीं है, मेरे को ये नहीं दिखाना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं ना, जो लड़ रहे हैं, उनको ऊपर उठाया जाए, एक क्रांति की जाए। मैं IAS बन जाता, मैं बता देता मैंने ये किया है वो किया है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, उसमें पब्लिक वेलफेयर हो, सोशल इंटरेस्ट हो, लोग अपलिफ्ट हों, जब मजा आएगा। और उस दिन से मैंने निर्णय लिया। 1 घंटे बाद उनका फ़ोन भी आया, लड़की एक्सपायर हो गई है, मिट्टी देने चलना है क्या? मौला नहीं, मैं नहीं आऊँगा। नहीं, लिटरली मैं नहीं देख पाता, सच में नहीं देख पाता। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो सच में मैं अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बहुत लंबी लड़ाई है। और उस दिन के बाद मैंने कुछ भी पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। क्या होगा अंतिम, क्या होगा? मौत ही आएगी। इससे बड़ा कुछ इस धरती पे कुछ भी, कोई सबसे बड़ा ना मंत्री ना जज कुछ दे ही नहीं सकता। अंतिम मृत्यु है। तो मैंने निर्णय लिया, लड़ूंगा मैं। एक जीवन मिला है, इसको मैं सार्थक बनाऊंगा। सार्थक और जिस किसी बच्चे का बनाया वो जीवन आपने? हाँ, कहानियाँ देखो 150 बच्चे हैं, 150 कहानियाँ हैं। और मैं बात करूँ धीरज है, धीरज जब मेरे पास आया था धीरज, तो सच में मतलब गालियाँ देता था वो। और जब मेरे पास आया तो वो भी किसी का सिर मतलब फाड़ के ही आया था वो। उसकी मम्मी ने कहा कि सर इसको संभालो। वो क्रिमिनल बैकग्राउंड में कहूँ कि एक उस तरह की मेंटालिटी, चाकू छुरी की बातें। और बल्कि आप लेके आए, उनके पेरेंट्स नहीं, मेरे को पता लगा ऐसा ऐसा बच्चा है। तो मैंने रिक्वेस्ट की और उनके पेरेंट्स भी मेरे पास आए, यानी कि हम दोनों ही एक दूसरे को मिले। कितने साल का बच्चा? वो था 6ठी क्लास में। अच्छा। 6ठी क्लास का बच्चा, 11-12 साल। हाँ, वहाँ पे बड़ा कॉमन है हमारे एरिया में। आप जाएंगे ना तो बच्चों के बैग में चाकू छुरी होना कोई इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स वेरी कॉमन। वेरी कॉमन। आप किसी बच्चे से पूछोगे ना बात, उसको डांट भी दिया तो वो सीधी पहली धमकी आएगी, मैं छुरी मार दूंगा। तो मेरे को तो मतलब विद्यालयों पे रोना आता है। वेद प्रकाश सर की एक लाइन है, वो हमेशा बोलते हैं कि जब भी मैं विद्यालयों के आगे से निकलता हूँ तो मैं करुणा से भर जाता हूँ, कि मेरे को दया तो विद्यालयों पे आती है। और बल्कि एक विद्यालय का उद्देश्य, मतलब एक ध्येय ये होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में विद्यालय उसके 1 किलोमीटर दायरे में इम्पैक्ट दिखना चाहिए, लोगों में भी बच्चों में भी। तो धीरज जब हमारे पास आया तो बहुत खतरनाक था, भाग जाता था। पहले 3 साल पर्यटन में मेरा काम क्या था, मेरे पास और कोई व्हीकल नहीं था। पहले तो मैं पैदल ही चलता था, और फिर साइकिल मिली मेरे को, और साइकिल से मैं बच्चों के पीछे लगाता था। एक को पकड़ के लाया, बिठा दिया, फिर एक को पकड़ के लाया, फिर बिठा दिया। मतलब पूरा दिन मेरा काम था उनको पकड़ के बिठाना ही, पढ़ाना बहुत दूर की बात थी। और धीरज, उसको कुछ भी नहीं आता। स्कूल से मतलब ये था, स्कूल से निकाल ही दिया था उसको। मतलब स्कूल वाले भी ये थे, कुछ नहीं कर सकता ये, कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने से, बिल्कुल ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, ना मैथ आता, कुछ भी नहीं आता था। पर हमने काम किया उस पर, हमने विश्वास दिखाया, अपनाया उस बच्चे को। और आज बिलीव नहीं करोगे, अभी वो बेंगलोर में है, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रहा है। और हरियाणा मैं हिसार की बात करूं, हरियाणा में भी मिल सकते हैं। हिसार में पहला यंगेस्ट बच्चा है जो एथिकल हैकिंग में सर्टिफाइड वो हैकर होगा। और वो आपके यहाँ पढ़ के, हाँ, पर्यटन में पढ़ा वो, वहाँ उस मुकाम तक पहुँचा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अपने आप में बड़ी बेहतरीन बात है कि किसी स्कूल में ना पढ़ के, आपके एनजीओ में पढ़ के एक बच्चा एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जहाँ पे मिसाल उसकी देते हैं। आपके पेरेंट्स, खासकर आपकी माताजी और आपकी अर्धांगिनी, आपके बारे में क्या कह रही हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके काम के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी लोग हैं आज के टाइम में जो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो आज के टाइम में सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं जॉब करूं, क्यों औरों की तरफ देखूं, क्यों दूसरों का सपोर्ट करूं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब बच्चों के मम्मी पापा मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो उनके बारे में खूब तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि अनिल जी जैसे इंसान मिलना आपके लिए बहुत किस्मत वाली बात है, कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं और हमारी इतनी मदद करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाते और अपने बच्चों की तरह रखते हैं, उन्हें हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वे गरीब बच्चों के बारे में ऐसे ही सोचते रहे और उनकी खूब हेल्प करें, उन्हें खूब आगे पढ़ने दें, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उनका पूरा सपोर्ट करें। पहला तो बेटा गलत विचार था,
पहला बेरा कौन लग गया मेरे दिल में। तो भगवान की दया मैं तो दिल में अच्छी बीती। और इसके पापा कहे, इसके बड़े भाई से कहे यो ही काम करेंगे, नो काम कर मगर करे तो अच्छे के लिए करेगा हैं। और मेरे दिल में तो सही बीती। मैं तो सोचू भगवान के गरीबां की सेवा करेगा। अर्जुन की माँ थी, नु बोली अर्जुन की माँ बोली मैंने के देखो मेरी कुख न देखो, और मैंने के देखे कई लोग कहे इसकी कुख न देखो। मैं तो सारा की सुन के ये तो मैं सोचती भाई बढ़िया काम करे। मैं तो कहूँ मेरा बेटा सेवा करे, ऐसा बेटा सबकी माँ का हुआ है, एक एक बेटा। क्या कहेंगे इनके स्पोर्ट के बारे में? आपकी माता जी एक वक्त तक सोच रही थी कि नौकरी लगता तो अच्छा होता, कहाँ पे ये एनजीओ शुरू किया। अब ये कह रहे हैं कि जितनी आत्मा को शांति अब मिल रही है मुझे, शायद वो नौकरी में ना मिलती, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि आपने क्या खूब संस्कार दिए हैं बच्चे को। और आपकी धर्मपत्नी तो ये कह रही हैं कि जैसा मैंने सपने में सोचा था वैसा ही मुझे हम हाँ, ये इस चीज़ को लेके मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि हम भी कॉलेज में रहे हैं, तो एक लड़की के लिए एक सपना ये होता है कि उसका हस्बैंड अच्छी अर्निंग में हो, अच्छी जगह घुमाए, एंड बहुत गुड लुकिंग हो, मस्कुलर हो, या फिर रंग में बहुत ज़्यादा साफ हो। तो ये सब चीज़ें एक बेसिक क्वालिटी एक इंडियन सोसाइटी में एक लड़के के अंदर देखी जाती है कि हाँ ये पैरामीटर्स है उसको फिट एक दूल्हा बनने के लिए, बाहरी रूप से देखा, बाहरी रूप से। तो इसी इनमें से कोई पैरामीटर पे देखो मैं तो खरा नहीं उतर रहा। एंड आफ्टर दैट कि उसने, अच्छी बात ये है कि उसने वो चीज़ें देखी जो दुनिया नहीं देख पाई मेरे अंदर। उसने अंदर के अनिल को देखा, एंड शायद तो वेल बहुत सपोर्ट करती है मेरे को। एंड मैं आज भी मतलब इतना फ्री होके काम कर पा रहा हूँ कि मेरी एफिशिएंसी डबल हो गई है। और मेरी माँ की बात करूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि कई बार क्या है कि माता पिता के निर्णय जरूर गलत हो सकते हैं, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। मेरी माँ ने हमेशा ही मेरे को प्रोटेक्ट किया है। आज भी मैं, कई बार क्या होता है मेरे पास पैसे नहीं होते तो मेरी माँ है ना छुप छुप के 50 या 100 रुपए मेरे को दे देती है कि ले, नहीं तो आपकी जेब में डाल देती। हाँ, जेब में, या फिर मतलब औरों के सामने डांटती है कि 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। फिर बाद में बोलो इधर आ, ले चुप हो जाए, भाग जा बाहर भाग जा। मतलब आज भी मतलब मेरी माँ, मैं मानता हूँ कि सबसे इस धरती पे सबसे पढ़ी लिखी औरत है, क्योंकि शिक्षित मानता हूँ, क्योंकि वो उसके लिए एक जीवन अहम है। मेरा नाम, फेम, या फिर मेरे पास कितना पैसा, उसके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती है। तो आज वो संतुष्ट है और खुश है। और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है, मेरा भाई भी मेरे से बहुत प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है। मेरी भाभी जी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ही मे बी वेरी हार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, बट मेरे को कुछ होता है तो मेरे को ये पता है कि मेरा भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा है। आज भी शायद मैं सामने जाके कभी यूँ 1-to-1 बात नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे भाई के भी मैंने सपने तोड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कभी ऐसा मुकाम आए तो हम दोनों भाई फिर से हम पॉडकास्ट पे बैठ के बात करें, और मैं मेरे भाई का पॉडकास्ट लूँ। भाई हाँ भाई विनोद, ये बताइए कैसा हुआ। तो आज विनोद अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनके अंदर भी जो भावनाएं हैं आपको लेके, वो भी शायद उछाल मारें, और हो सकता है कि आपके सामने आके वो मन की जो इच्छाएं हैं वो जाहिर कर पाए। उसके लिए देखो, मैं मानता हूँ कि मेरे को बहुत इमोशनली अथाह मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई को मेरी बारीकियाँ पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी हूँ, हद से ज़्यादा इमोशनल हूँ। एंड क्योंकि बचपन से हम साथ ही रहे हैं, और मेरे फादर साहब, मतलब मैं उनको भी लुक फॉरवर्ड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना लव, बट उन्होंने मतलब बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मे बी वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, पर वो भी है कि मेरा सपना है कि हम पूरी फैमिली के साथ, मैं थोड़ा आज भी डरता हूँ मैं मेरे भाई से, पापा से, कि कहीं पूछ ना ले, कहीं ये ना बोल दे कि भाई एनजीओ छोड़ दे। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा, पापा इधर तो मैं उधर, बच के निकलते। हाँ, मतलब हम कभी आमना सामना पिछले 5 साल में हमारा हो ही नहीं पाया है। भाई के साथ भी अभी पिछले 2-3 साल से हमारा आमना सामना नहीं होता, बट दे लव मी वेरी मच, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनसे। आपके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं
और आपकी जो सहयोगी हैं सीमा जी, उन्होंने भी आपके बारे में कुछ कहा है, वो मैं अब आपको दिखवा रहा हूँ। अनिल जी के बारे में ये बोलूँगी कि देखो, वो उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं जिनके लिए कोई नहीं सोचता, और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया है इन बच्चों के लिए, और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उनका सेक्रीफाइस किया है। वो खुद इन बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं, कई बार तो उनका ये भी नहीं रहता कि वो दिन रात कभी सो पाते हैं नहीं सो पाते हैं, खाना टाइम से खाया कि नहीं खाया, मतलब वो खुद की केयर छोड़ के इन बच्चों की केयर करते हैं। और इतना जुनून और इतना जज्बा हमें भी प्रेरणा देता है, और हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो अब आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा इनके इस रिएक्शन के ऊपर ही। बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने ये बताया है, देखो कि मेरे लिए स्टूडेंट नहीं है ये लोग, वी आर ए फैमिली। एंड सीमा की बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं, सीमा एक वो चेहरा है जो पर्दे के आगे कभी आया ही नहीं। एंड सीमा अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो भी सीमा ने भी जॉब छोड़ी है। सीमा भी सी इज़ द टॉपर इन द पंजाब यूनिवर्सिटी, फाइनेंस की पढ़ाई की है उन्होंने, एंड ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी उनको ऑनर किया है। पर एक सहजता है जो सीमा, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम मतलब एक फैमिली की तरह रहते हैं। इवन मेरी वाइफ उनसे मिलती है तो मेरी वाइफ को कभी शिकायत नहीं होती कि भाई ये लड़की कौन है। इवन वो हमेशा कंसीडर करती है कि कोई भी हमारा फैमिली इवेंट है, कुछ भी है, कि सीमा को बुला लेना। तो मतलब उसमें जो सहजता है वो मतलब अपने आप में एक स्पिरिचुअल सोल है वो मेरे लिए, एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। चलिए अब शो के आखिर में आ गए हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे कुछ, उसके बारे में आप बताना चाहें? जी, फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ अभी जैसे पर्यटन की मैं बात करूं कि हमने जो मॉड्यूल्स जो बनाए हैं उनको सस्टेन करना है। जैसे कि पर्यटन में कोई टीचर नहीं है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा, एनजीओ में इलेक्शंस होते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हर जगह होने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारी जो अगली पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, तो अगर वो आपको बोलेंगे मैं शिक्षा मंत्री बनना चाहता हूँ, तो आप एक बार उनको कहेंगे बेटा पहले पढ़ ले, नौकरी लग जा। तो हम क्या है कि रिस्क लेने ही नहीं देंगे उनको। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, स्कूल में हो, और प्रॉपर तरीके से जो राइट लीडर हो, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, उस बच्चे को मौका मिले इलेक्शन लड़ने। एक गरीब बच्चा भी जीत करके विधानसभा में जाए, शिक्षा मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो पॉलिसीज़ बनाए। तो ऐसा हम कर रहे हैं पर्यटन में। और भी जैसे कि बच्चे आर्ट वर्क बनाते हैं, आर्ट वर्क उनका सेल होता है, और अभी तक उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए का आर्ट वर्क बच्चों ने बेच दिया है बना करके। और जितने मॉड्यूल बनाओ, अब वहाँ पे एनजीओ में आप कुछ भी खाने का दोगे तो सबसे पहले जो सीनियर बच्चा है वो अपने से छोटे बच्चे को देगा, ज़रूरतमंद को। कोई बच्चा अगर 2 दिन से नहाया नहीं है तो सीनियर बच्चा स्पेशल पानी गर्म करके उसको अपने घर नहला के लाएगा। किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो लंच में, अगर मैं अंदर लंच कर रहा हूँ, मेरा लंच ऑफिस में है, तो पहले बाहर आवाज़ लगाई जाएगी, किसी ने लंच नहीं किया है तो ऑफिस में आ जाइए, भैया का लंच शुरू होने वाला है। तो मेरे साथ बैठ के लंच करते हैं बच्चे। जिसने नहीं खाया वो बच्चा आता है, उसको मेरे साथ बैठ के पहले उसको खिलाता हूँ, उसमें से बच जाता है तो मैं खाता हूँ। तो और फ्यूचर विज़न की बात करें, अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, और लंदन से डीन आए थे, भारत भी आए हैं, और हम हरियाणा में पहला सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हम स्कूल बना रहे हैं। और इसमें और भी जो अच्छे लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं और हैं। और इसमें जैसे कि जो बच्चे आज हमारे पास पढ़ रहे हैं उसमें एक बड़ा योगदान डॉक्टर देवेंद्र सिंह दैया जी है, जिन्होंने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले बस्ती के बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, वो भी हमारे सामने बड़े वॉयलेंट थे, तो डॉक्टर दैया जी ने उनको हिसार के एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करवाया। उनकी आंखों में आंसू चल रहे थे, तो वो हमारा यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम था। तो आज सारी बस्ती, मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार की तरह रहती है। तो डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर रमेश भाटी जी हैं जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो हिसार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे फ्यूचर प्लान्स की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक क्या है कि जैसे कि सीनियर बच्चे जूनियर्स को एक लेवल पे पढ़ा पाते हैं, उसके बाद उनको एक प्रोफेशनल की गाइडेंस चाहिए। तो उसमें लगभग 20 से 30 बच्चों की जो कोचिंग की जो व्यवस्था है डॉक्टर रमेश भाटी जी ने की है, और जिसमें मेडिको बायो है, प्रशांत जी हैं जो वहाँ पे एम्बिशन, मेरे को नाम इंस्टीट्यूट का ध्यान नहीं है उनका, तो वो सर पढ़ाते हैं। स्काई चैम है, ये काफ़ी जो है ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। देवेंद्र रोहिला जी हैं जो सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में, तो
उन्होंने हमारे पास जगह नहीं थे तो उन्होंने हमारी जगह लेने के लिए रोड मैप बनाया, जिसमें HEU के बहुत सारे प्रोफेसर्स ने पार्टिसिपेट किया और मतलब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और तो अब हम भारत का पहला एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल स्कूल बनाने वाले हैं। और पैरेलली हम पहाड़ों के अंदर जैसे मोरनी हिल्स है या फिर ऋषिकेश है वहाँ पे प्लान कर रहे हैं, और एक राजस्थान में, ताकि हम बच्चों को ना एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी दे सकें। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत के अंदर लगभग देखा जाए तो 70% लोग कृषि आधारित जीवन जीते हैं, पर कितने ऐसे स्कूल है कि जहाँ पे बच्चों को कृषि सिखाई जाती है। पर हम इस सेशन से हमने एग्रीकल्चर मैंडेटरी कर दिए, क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर के लिए ये है कि भी हाँ भी तू भी खेती करेगा के, उसको बड़ा मतलब डिग्रेड करके दिखाया गया है कि यार खेती करना बड़ा तुच्छ काम है। पर नहीं, हम मानते हैं कि खेती करना बड़ा उच्च काम है। उच्च काम है, बल्कि हम ये मानते हैं। बिल्कुल आपने सही राइम बना दी। तो अभी HEU में कुछ स्टूडेंट्स है, दीक्षांत है, दीपांशु है और डॉक्टर SK पाहुजा जी है, डॉक्टर दैया जी है, उनके मार्गदर्शन में हम एक मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम 5th क्लास से एग्रीकल्चर मैंडेटरी कर देंगे। बच्चे फसल उगाएंगे। तो ये होना चाहिए। किसान को सम्मान तभी तो मिलेगा ना जब वो लोग काम करेंगे। ग्रेट, सुपर। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपने जो स्टोरीज बीच बीच में बताई बच्चों की, ज़रूरतमंद जो परिवारों के बच्चे हैं उनकी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सपने हैं आपकी NGO को लेके, आपके NGO में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेके, वो सपने ज़रूर पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जैसा कि पॉडकास्ट में हम यहाँ पे आए हैं, तो जो पर्यटन के बारे में बताया आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और सर हैं ये तो क्लोजली पर्यटन के साथ जुड़े ही हुए हैं, और पर्यटन से जितने भी जुड़े लोग हैं इस वीडियो को मैं कहूँगा कि शेयर कीजिए, ताकि ये जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ एक चैनल का नहीं है, ये उन हज़ारों बच्चों की मैं कहूँ कि बात है, उन बच्चों के भविष्य की बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।